हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ज्ञान सागर क्लासेस। हम लोगों ने कल जो हमारा पेपर नंबर 5 है ऑडिटिंग एंड एथिक्स, इस सब्जेक्ट को हम लोगों ने इसका ओवरव्यू ले लिया था। हमने इसका पेपर पैटर्न समझ लिया था, मार्किंग स्कीम कैसी रहेगी, कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं इसमें, ये सब हमने कल ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर लिए हैं, राइट। अब आज हमें इस सब्जेक्ट के अंदर आगे हमारा कोर्स कंटिन्यू करना है, विच मीन्स हम लोग चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं आज से लेकर के। आई होप आप सब लोग इसके अंदर अपने नोट्स के साथ रेडी हैं, तो प्लीज नोटिंग करते रहिएगा, बिकॉज हम लोग इस सब्जेक्ट को मॉड्यूल से नहीं पढ़ेंगे, कंप्लीट थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, तो इसके लिए आपको नोट्स मेकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो हम लोग इसके अंदर सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के साथ, और इस चैप्टर का नेम है, इसमें हम लोग बहुत बेसिक समझेंगे। वैसे हमने कल ऑडिटिंग का डेफिनेशन ऑलरेडी समझ लिया था। अब आज हम इसमें ऑडिट के बारे में ही कुछ बेसिक टर्म्स हैं, इनका ऑब्जेक्टिव है, ये सब हम लोग इसमें अंडरस्टैंड करेंगे। तो चैप्टर का नाम लिखेंगे नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। ठीक है, ये हमारा चैप्टर का नेम है। अब जैसे कि कल हम लोगों ने डेफिनेशन ऑडिट की ऑलरेडी लिख ली है, वो डेफिनेशन जो है मैं दोबारा आज एक बार रिकॉल जरूर करूंगी। मेनली हम यहाँ पे सबसे पहले ऑडिट वर्ड जो है वो डिराइव कहाँ हुआ है। ये जो वर्ड है ऑडिट, ये आप सब चीजें नोट भी करते चलेंगे। ये वर्ड जो है ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। सो बेसिकली इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, और वो लैटिन वर्ड जो है वो क्या है, दैट इज ऑडायर। ठीक है, AUDIRE, इस वर्ड का मतलब होता है टू हियर। अगर मैं इसका इंग्लिश मीनिंग बताऊं आपको, तो इस वर्ड का इंग्लिश मीनिंग होता है टू हियर, मतलब किसी भी चीज को सुनना। तो ऑडिटर यहाँ पे क्या कर रहा है, वो सुन रहा है कि कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो क्या बोलता है अपनी प्रैक्टिसेस को लेकर के, अपनी अकाउंटिंग को लेकर के, इन सारी चीजों को लेकर के वो पूरा एनालिसिस कर रहा है। इसीलिए हम लोग इसमें बोलते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग टू हियर है। और ऑडिटिंग वर्ड जो है वो कहाँ से डिराइव किया गया है, एक लैटिन वर्ड ऑडायर। वैसे आपसे ये चीज कोई नहीं पूछने वाला है, लेकिन बेसिक है ये चीज, तो हमें पता होना चाहिए कि इस वर्ड का क्या मीनिंग होता है और ये ऑडिट वर्ड कहाँ से डेवलप किया गया है। ठीक है, नाउ ये जो ऑडिट है, हम लोगों ने, इफ यू रिमेंबर, कल हमने इसका डेफिनेशन समझा था। ऑडिट जो होता है ये क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है, राइट। तो मैं कुछ कीवर्ड्स हाईलाइट कर रही हूँ कल वाली डेफिनेशन में से। ऑडिट इज बेसिकली एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, पहली बात तो चेकिंग करते हैं, इसीलिए वर्ड यूज हो रहा है एग्जामिनेशन। एंड इंडिपेंडेंट है ये, वाई, बिकॉज हम किससे करवाते हैं, ये कंपनी के लोगों से या बाहर के प्रोफेशनल से। ऑफकोर्स जो प्रोफेशनल बाहर से है, मतलब एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल। एंड कौन होगा वो, कौन सी क्वालिफिकेशन का होगा, एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, उससे हम लोग ये ऑडिट करवाते हैं, राइट। तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ओके, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किस चीज का किया जाता है, किसी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। तो याद है, हम आम भाषा में हम बोलते हैं अकाउंट्स की ऑडिट हो रही है, बट एक्चुअल में वो क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। तो हम ऑडिटिंग किस चीज की करेंगे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की करेंगे। ओके, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी किसका, ऑफ एन एंटिटी। और याद करो, हमने यही डिस्कस किया था कि ये एंटिटी कैसा होना चाहिए, चाहे ये एंटिटी प्रॉफिट कमाता हो या नहीं कमाता हो, डजेंट मैटर, हमें उसका ऑडिट करना पड़ेगा। दूसरी चीज, इसका साइज और लीगल फॉर्म कुछ भी होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड लीगल फॉर्म। मतलब लार्ज स्केल है, स्मॉल स्केल है, छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, ज्यादा टर्नओवर, कम टर्नओवर, डजेंट मैटर। लीगल फॉर्म का मतलब कोई भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP, कंपनी, सबको क्या करवाना है, ऑडिट करवाना है। ऑल्दो हम लोगों ने डिस्कशन किया था इस चीज पे कि सोल प्रोप्राइटर्स एंड पार्टनरशिप्स को इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, लॉ में कहीं भी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी रेकमेंडेड होता है। बाकी LLP का क्राइटेरिया बेस्ड रहता है और कंपनीज के लिए इट इज मैंडेटरी। ठीक है, अब हम ये एग्जामिनेशन क्यों कर रहे हैं, याद करो, इसके पीछे हमारा पर्पस क्या था, हमें इस पे अपना ओपिनियन फ्रेम करना है। तो ऑडिटर जो है वो इसके ऊपर
टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा उसके ऊपर, यानी मेरी नजरों में कंपनी में एरर्स एंड फ्रॉड्स हैं या नहीं है, ऑडिटर इस चीज के ऊपर कंक्लूड करेगा। ठीक है, तो ये पूरा डेफिनेशन है ऑडिट का, जो किसने प्रोवाइड किया है हमें, ICAI ने प्रोवाइड किया है। आई होप आप लोगों ने कल वाला वीडियो देख करके ये डेफिनेशन नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिनके साथ कई बार ऑडिटिंग वर्ड को इंटर रिलेट किया जाता है ना। आप लोग साथ के साथ ही इसको लिखते भी चलिएगा, और नहीं तो आप एक बार समझ लो एंड देन आप वीडियो को देख करके नोट्स प्रिपेयर कर लेना आपने, तो आपके लिए वो दो दो बार जब आप खुद भी लिखोगे उस चीज को तो आपको चीजें याद भी रहने लगेंगी और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ठीक है, अच्छा, अब what I was telling you is कि कई बार कुछ टर्म्स हैं जिनके साथ ऑडिटिंग को इंटर रिलेट किया जाता है और सिनोनिमस समझते हैं लोग उसको, बट ऐसा है नहीं। लेट्स से एक टर्म है अकाउंटिंग और एक टर्म होती है ऑडिटिंग। डू यू थिंक इन दोनों टर्म्स में कुछ डिफरेंस होता है डिफरेंस है, बिल्कुल है डिफरेंस इसमें। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग तो वो है जो हम लोग कब पढ़ते थे, 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, कैसे जर्नल एंट्री करते हैं, कैसे हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, बैलेंसेस डिराइव करते हैं और फिर उसको फाइनल अकाउंट्स में प्लेस करते हैं, राइट। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग। वेयर एज उसी चीज को चेक करना कि कहीं उसके अंदर कोई एरर्स या कोई फ्रॉड्स तो नहीं है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑडिटिंग कहलाता है, राइट। तो है डिफरेंस है, बिल्कुल है, जमीन आसमान का फर्क है दोनों में ना। ऑडिटिंग क्या करता है बेसिकली, अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम प्रिपरेशन करते हैं अकाउंट्स का, राइट। दूसरा जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, चलो प्रिपरेशन से भी पहले आप क्या करते हो, उस इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करते हो, देन आप उनको क्लासिफाई करते हो, उसके बाद आप उस डिटेल को क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, राइट। या फिर दूसरा टर्म हम यूज कर सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स इज इंक्लूडेड इन अकाउंटिंग। ओके, ऑडिटिंग क्या होता है, क्या ऑडिटिंग के अंदर ऑडिटर आपकी कंपनी में आकर के आपके अकाउंट्स को चेक करेगा क्या, इज इट सो? बिल्कुल भी नहीं, वो चेकिंग करने के लिए नहीं आया है वहां पे। वो किस चीज के लिए आया है, सॉरी, वो प्रिपरेशन के लिए नहीं आया। प्रिपरेशन का काम किसका है, वो मैनेजमेंट का है। ऑडिटर जो है वो क्या करने आता है, चेकिंग करने आता है। तो उसका काम क्या है, चेकिंग ऑफ अकाउंट्स है। ओके, और ये चेकिंग करने के लिए उसको बहुत सारे अलग अलग प्रोसीजर्स हैं, टेक्निक्स होती हैं जिनसे वो क्या करता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करता है। तो वो हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या टेक्निक्स होती हैं अभी जैसे जैसे सब्जेक्ट आगे बढ़ेगा। बेसिकली अगर मैं कहूं तो अकाउंटिंग बहुत वाइडर टर्म है, ऑडिटिंग जो है ये काफी नैरो टर्म है ना। रीजन क्या है इस चीज के पीछे कि ये वाइडर है और ये नैरोअर है, बिकॉज ऑडिटिंग सिर्फ अकाउंट्स का चेकिंग होता है, हम उसके अंदर और कुछ नहीं करते हैं। अगर मैं कह रही हूँ आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो तो आप सिर्फ कौन से अकाउंट्स, कौन सी इंफॉर्मेशन चेक करोगे, सिर्फ अकाउंट्स चेक करोगे। अकाउंटिंग के तो अंदर ये पूरा साल भर प्रोसेस चलता रहता है, समझ रहे हो। तो एक डिफरेंस इसमें ये भी क्रिएट हो गया कि अकाउंटिंग जो है गोज ऑन थ्रू आउट द ईयर, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूअसली चलता रहता है थ्रू आउट द ईयर, राइट। तो ये प्रोसेस जो है वो साल भर चलता रहेगा, जबकि ऑडिटिंग जो है वो कब होता है, एट द ईयर एंड, आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स। जैसे ही हमारे अकाउंट्स की क्लोजिंग हो जाएगी वैसे ही हम उसका क्या करवाएंगे, चेकिंग करवाएंगे, हम ऑडिटिंग करवाएंगे। ओके, तो ये पर्पस है इसके पीछे। ये तीन चार कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, बिकॉज अक्सर लोग दोनों चीजों को एक ही समझते नहीं, आप इसको अलग अलग समझो। क्योंकि ये अंडरस्टैंड करो कि ऑडिटर का काम अकाउंटिंग नहीं है, ऑडिटर का काम सिर्फ क्या है, चेकिंग करना। आप ऑडिटर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो आपकी कंपनी में आएगा और आपके लिए अकाउंट्स प्रिपेयर करेगा, ठीक है। वो आपको पहले से प्रिपेयर करके रखने पड़ेंगे एंड देन ऑडिटर आकर के क्या करेगा, उनकी चेकिंग करेगा, ठीक है। तो ये दिमाग में आपके होना चाहिए। और राइट, ये कुछ डिफरेंसेस थे इन दोनों पॉइंट्स के अंदर। अब मैं आगे चलती हूँ। हेडिंग अब जो हम लोग कवर कर रहे हैं वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ
ऑडिट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे हम। ठीक है, बिफोर मूविंग फर्दर लेट मी जस्ट टेल यू, हम लोग जैसे मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि कंपनी जब भी अपने अकाउंट्स बनाती है तो कंपनी अकाउंट्स किसके हिसाब से बनाएगी? एक तो बनाएगी कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, ठीक है, और एक कंपनी ये बनाती है स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। स्टैंडर्ड्स मैंने बताया था आपका इंस्टीट्यूट बनाता है, ICAI, along with the recommendations of central government, right? स्टैंडर्ड्स क्या है? स्टैंडर्ड का मतलब हमने एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर सबके लिए सेट किए हैं। मतलब क्या होता ना, अगर ये स्टैंडर्ड्स नहीं होते तो सब लोग अपने अपने तरीके से अकाउंट्स बना रहे होते, जिसको जैसा ठीक लगता, कोई हॉरिजॉन्टल पैटर्न फॉलो करता, कोई वर्टिकल फॉलो करता, कोई कहीं असेट्स रिकॉर्ड कर रहा है, कोई कहीं लाइबिलिटीज रिकॉर्ड कर रहा है, तो ये बहुत ही मेस्ड अप हो जाता हमारा पूरा सिस्टम। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। स्टैंडर्ड मतलब एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है आपको कि हर कंपनी इंडस्ट्री के अंदर अगर अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करती हैं तो वो उसी तरीके से प्रिपेयर करेंगी जो तरीका कहाँ मेंशन किया गया है, स्टैंडर्ड्स के अंदर किया गया है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड्स का पूरा नाम है स्टैंडर्ड्स ऑन अकाउंटिंग। ठीक है, स्टैंडर्ड्स ऑन अकाउंटिंग या इनको शॉर्ट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी बोला जाता है। ओके, तो ये जो है स्टैंडर्ड्स ऑन अकाउंटिंग, बेसिकली इनको हम लोग एएस बोलते हैं। दे आर कॉल्ड एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑल्सो। अब बहुत अलग अलग टाइप के एएस होते हैं, ये आप पढ़ोगे अभी अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर भी। एक तो हो गए हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सारे रूल्स किस चीज को गवर्न कर रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स को गवर्न कर रहे हैं। समझ रहे हो इस चीज को? एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है और एक कंपनीज एक्ट 2013 है, ये किस चीज को गवर्न कर रहा है? ये हमारे अकाउंट्स की प्रिपरेशन को गवर्न कर रहा है। वेयर एज डोंट यू थिंक कि ऑडिटिंग के लिए भी हमें कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड होने चाहिए? लगता है क्या आपको कि इसके लिए भी होना चाहिए, कोई तो लॉ होना चाहिए? तो देखो, लेट मी टेल यू, हाँ, ऑडिटिंग भी हमें किसके अकॉर्डिंग करनी होती है? एक एज पर कंपनीज एक्ट करना होता है, क्योंकि कंपनीज एक्ट में ही लिखा हुआ है कि हम ऑडिटर कैसे अपॉइंट करेंगे, कैसे नहीं होगा, वो सारे प्रोविजंस भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ये तो हो गया कि ठीक है, लॉ तो है ही हमारे पास, बट इसके अलावा आपके इंस्टीट्यूट ने एक स्टैंडर्ड्स भी फॉर्मुलेट किए हैं। इनको हम लोग बोलते हैं SA, यानी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे इन दोनों नेम्स के अंदर। आप इनको ऐसे बोलो, दीज आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो हम इनको शॉर्ट में AS बोलते हैं। ठीक है, और ये आपके SA हैं। SA का मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ओके, अब ये जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, ये भी क्यों बनाए गए हैं? बिकॉज हम सारे ऑडिटर्स की प्रैक्टिसेस को यूनिफॉर्म रखना चाहते हैं। ये नहीं है कि कोई ऑडिटर किस तरीके से चेकिंग कर रहा है, कोई कैसे चेकिंग कर रहा है, किसी की नजरों में कंपनी में एरर्स फ्रॉड्स है, किसी की नजरों में नहीं है। मतलब सब अपना अपना अलग अलग फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं। किसी रिपोर्टिंग, लास्ट जो हमारा लास्ट फेज होता है मेनली, रिपोर्ट सब लोग अलग अलग पैटर्न में फॉलो करें। कंपनी कभी भी ऑडिटर अपॉइंट कर लेती है, कभी भी उसको निकाल देती है। ये सब चीजों को यूनिफॉर्म करने के लिए वी नीड लॉ, वी नीड स्टैंडर्ड्स फॉर दैट, राइट? तो स्टैंडर्ड्स जो है उनको क्या नाम दिया गया है? SA नाम दिया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये आपके फेयर वर्क का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आप अपने नोट्स में लिख रहे हो तो पेंसिल से कहीं पे साइड में इन चीजों को लिख सकते हो। तो ऑडिट को गवर्न करने के लिए जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उनको क्या बोला जाता है? SA बोला जाता है। अब देखो, एसेज जो है ना वो बहुत सारे हैं। देयर आर मेनी एसेज क्रिएटेड बाय ICAI। हम लोग कहीं कहीं पे एसेज का रेफरेंस जरूर पढ़ेंगे। जैसे अभी अभी ऑब्जेक्टिव्स आए थे यहाँ पे, तो ऑब्जेक्टिव्स स्टडी करने के लिए हम लोगों को एक ऐसे रेफर करना पड़ता है, दैट इज SA 200। ठीक है, तो SA 200 जो है उसका पूरा नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। आप इसको लिखोगे कैसे नोट्स में? एज पर SA 200, और इस ऐसे का नेम है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट in accordance conduct of audit in accordance with essays।
ओके ये पूरा हेडिंग है SA 200 का। तो बेसिकली हम ऑब्जेक्टिव्स वाली हेडिंग के अंदर जो भी अभी ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे वो किसके अकॉर्डिंग पढ़े जाएंगे, SA 200 स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग प्रोवाइड किया गया है हमें, नंबर उसका क्या है 200 है, और इसके अंदर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर के, वो कैसे ऑडिट कंडक्ट करेगा उसके बारे में है। अच्छा आप जब कभी भी किसी भी ऐसे का रेफरेंस दोगे ये प्रैक्टिस फॉलो करी जाती है कि हमेशा उसका पूरा पूरा नाम आपको याद होना चाहिए। अभी जैसे मैं शॉर्ट में यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ, आप एग्जाम में ऐसे नहीं कर सकते, आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। ठीक है, तो ये इसका हेडिंग आ गया। अब मैं बताती हूँ आपको इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या दे रखे हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो इसके अंदर प्रोवाइड किया गया है हमें, टू ऑब्टेन, ये लिखते भी चलो साथ साथ आप लोग, टू ऑब्टेन रीजनेबल assurance whether financial statements are whether financial statements as a whole are free from material misstatements, as a whole are free from material misstatements। इस लाइन को अभी तो तुम फुल लिख लो, आज के बाद हम लोग इसको क्या लिखेंगे, MM लिखेंगे। शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, देखो बहुत सारे ऐसे टेक्निकल टर्म्स आएंगे पूरी ऑडिट के अंदर, आपको कुछ कुछ टर्म्स ऐसी दी जाएंगी जिनके एब्रीविएशंस मैं प्रोवाइड कर दूंगी। लिखने नहीं है एब्रीविएशंस, आपको एग्जाम के अंदर नहीं लिखने, नोट्स में लिख लो अभी, क्योंकि तुम्हें याद उसी तरीके से करना पड़ेगा उनको। इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स ऐसे याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो आप इनको एब्रीविएशंस के फॉर्म में लर्न कर सकते हो, बट डजंट मीन कि आप एग्जाम के अंदर भी ऐसे ही लिख के आओगे, नहीं, एग्जाम में पूरे पूरे वर्ड्स हम लिख के आएंगे। ठीक है, तो टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, FS मैं शॉर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए लिख रही हूँ, एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स, और मटीरियल मिस स्टेटमेंट को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, MM लिखते हैं। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव लिख लो दूसरे साइड, टू रिपोर्ट ऑन financial statements, to report on financial statements and communicate as required by essays। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने, ये दो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। फाइन, अब ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स क्या कह रहे हैं आप ये समझो। देखो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्टिव इसमें क्या कह रहा है, टू ऑब्टेन अ रीजनेबल अश्योरेंस। पहले तो ये वाला जो टर्म है इसको क्लियर करते हैं हम लोग। देखो दो टाइप के एश्योरेंसेस होते हैं, एक होता है रीजनेबल अश्योरेंस, ठीक है, और एक होता है एब्सोल्यूट अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस एंड एब्सोल्यूट अश्योरेंस। ठीक है, अब जनरली अगर मैं डिस्कस करूं, वैसे मैं आपको इन दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस लिखवाऊंगी अभी, डोंट वरी अबाउट दैट, बट एक बार हम लोग अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं इसकी। रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब क्या है और एब्सोल्यूट का। देखो अश्योरेंस वर्ड का आई थिंक मतलब सब लोग समझते हैं। अश्योरेंस का मतलब क्या है, किसी को भी श्योरिटी देना, एक तरीके से किसी को गारंटी देना ना, कि मैं आपकी कंपनी के अकाउंट्स चेक कर रहा हूं, आप एकदम निश्चिंत रहो, इसके अंदर कुछ भी एरर्स एंड फ्रॉड्स आते हैं तो मैं आपको इंटीमेट करूंगा। एंड अगर ऑडिटर कह रहा है कि कंपनी के अंदर कोई एरर्स एंड फ्रॉड्स नहीं पाए गए हैं, तो वो एक तरीके से क्या दे रहा है, इस चीज का एश्योरेंस दे रहा है, यानी वो श्योरिटी दे रहा है, वो कंफर्मेशन दे रहा है, गारंटी दे रहा है इस चीज की कि कंपनी के अंदर किसी भी तरीके के कोई भी एरर्स एंड फ्रॉड्स नहीं है। फाइन, तो अश्योरेंस वर्ड का मतलब तो ये हो गया। नाउ टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट अश्योरेंस, एब्सोल्यूट अश्योरेंस का मतलब होता है कंप्लीट गारंटी।
क्या मतलब होता है इसका? कंप्लीट गारंटी, या फिर आप पेंसिल से ब्रैकेट में लिख सकते हो 100% गारंटी। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी ऑडिटर अगर ऑडिट कर रहा है तो ऑडिट करने के बाद क्या वो उसका 100% गारंटी लेता है कि मैंने ऑडिटिंग कर लिया है? अब जो भी यूजर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, मेरी ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ेंगे, वो एकदम निश्चिंत रहे। मैं 100% गारंटी लेता हूं कि कंपनी के अकाउंट्स में किसी तरीके के कोई एरर्स एंड फ्रॉड्स नहीं है, एकदम 100% गारंटी है मेरा। और जब फिर आप इस तरीके की बात करते हो, कल को अगर कोई एरर एंड फ्रॉड निकल गया तो लाइबिलिटी किसके ऊपर आएगी? ये बताओ, कौन फंसेगा इस मैटर में? पहले ऑडिटर फंसेगा, राइट? तो इसीलिए कभी भी कोई भी ऑडिटर 100% गारंटी इन चीजों की नहीं लेता है। तो फिर ऑडिटर क्या करेगा? वो आपको रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। मतलब कंपनी ने मुझे जितने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है उतनी इंफॉर्मेशन मैंने चेक करी और मुझे ऐसा लगता है, वो ये लैंग्वेज यूज करेगा। तभी तो हम लोग ओपिनियन वर्ड बोलते हैं ना बार बार, राइट? तभी तो हम फैक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओपिनियन की बात कर रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी के अकाउंट्स में कोई भी एरर्स नहीं है, कोई भी फ्रॉड्स नहीं है, एकदम परफेक्टली बनाए गए हैं, लॉ के हिसाब से बनाए गए हैं। ओके, तो अश्योरेंस मतलब गारंटी, एब्सोल्यूट वर्ड का मतलब आ जाएगा 100% गारंटी लेता हूं, ऐसा ऑडिटर कभी लेता ही नहीं है। ओके, ऑडिटर हमेशा क्या कहता है? मुझे जितना कंपनी ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, मुझे ये सब टेक्निक्स जो ऑडिटिंग की टेक्निक्स होती है वो यूज करके मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी के अंदर किसी भी तरीके के कोई एरर्स फ्रॉड्स नहीं है। ओके, तो इस तरीके से ये डिफरेंस होता है। मैं अभी आप लोगों को डिफरेंस इन दोनों में लिखवाऊंगी, बट पहले मुझे ये बताओ, ये टर्म समझ में आ गई क्या सबको? क्लियर है ये टर्म एकदम? रीजनेबल अश्योरेंस एंड एब्सोल्यूट अश्योरेंस। ठीक है, क्लियर? नाउ कमिंग बैक टू दी ऑब्जेक्टिव्स, जो ऐसे 200 के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे थे। ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस मतलब ऑडिटर आपको लेस देन 100% का अश्योरेंस दे रहा है। वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल, मतलब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम एमएम है या नहीं है। मटीरियल मिस स्टेटमेंट, मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो मिस स्टेटेड हैं, मतलब उनमें मैन्युपुलेशन किया गया है, फिगर्स गलत लिखे गए हैं, उसके अंदर फ्रॉड या एरर्स किए गए हैं, तब हम उसको क्या बोलेंगे? मिस स्टेटमेंट बोलेंगे। बट मिस स्टेटमेंट के आगे एक वर्ड हमने लगा दिया मटीरियल। ये वो मटीरियल नहीं है जो रॉ मटीरियल इन्वेंट्री पढ़ते हैं हम लोग अकाउंट्स वगैरह के अंदर, वो नहीं है ये। मटीरियल का मतलब होता है सिग्निफिकेंट, मेजर, मतलब मिस स्टेटमेंट बहुत बड़े लेवल का मिस स्टेटमेंट है, कोई छोटी मोटी गलतियां नहीं हुई हैं, बहुत बड़े लेवल की गलतियां हुई हैं और मेजर इंपैक्ट रखती हैं पूरे स्टेटमेंट्स पे, पूरी कंपनी पे। इतने बड़े लेवल के यहाँ पे क्या हुए हैं? फ्रॉड्स हुए हैं, एरर्स हुए हैं। देखो मिस स्टेटमेंट को आम भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रॉड्स एरर्स बोलते हैं। समझ आया? एरर गलतियां, मिस्टेक्स, फ्रॉड तो आप लोग जानते हैं क्या होता है। तो मिस स्टेटमेंट्स यानी कि एरर्स, फ्रॉड्स, आप ये कह सकते हो। मटीरियल तब होगा जब वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखता है, बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रखता है। तो हम अभी क्या कह रहे हैं? हमें क्या ऑब्टेन करना है? रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना है। किस चीज के बारे में ऑडिटर रीजनेबल अश्योरेंस दे रहा है? कि वेदर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल क्या है? फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स है, उनमें कोई भी तरीके का मटीरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, क्लियर है? फर्स्ट वाला ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर है सबको? ठीक है, अब आगे चलो। टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव ये हो गया, और एक है उसको रिपोर्ट करना है। किस चीज पे रिपोर्ट करना है? कि मैंने ये सारी चीजें चेक कर ली हैं और चेक करने के बाद मुझे क्या लगता है। To report on the financial statements and communicate as required by the standards। तो सिंपल टर्म्स में ये पूरे जो इसका मतलब क्या है? रिपोर्टिंग है। पेंसिल से ब्रैकेट में हम लिखेंगे रिपोर्टिंग, यानी कि ऑडिटर क्या करेगा? ये पूरी चीजों को चेक करेगा एंड देन चेक करने के बाद उसको जो भी ठीक लगता है वो कम्युनिकेट करेगा स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। और कम्युनिकेशन हम लोग यूजुअली कब कैसे करते हैं? ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करके हम उसके अंदर ये सारी चीजें कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, क्लियर है अब ये सारे दोनों ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों को? फाइन। नाउ अब आप लोग इसके अंदर लिखो जो हम लोग अभी लिख रहे थे इसमें। एक हम लोग ऐसे लिखेंगे इसको, नोट डालो,
नोट का पॉइंट लिखेंगे अलग से, जिसमें हम रीजनेबल अश्योरेंस एंड एब्सोल्यूट अश्योरेंस में डिफरेंस लिख रहे हैं। एब्सोल्यूट अश्योरेंस मैंने क्या बताया, कंप्लीट गारंटी होता है, कंप्लीट गारंटी दैट financial statements are free from MM। अब याद रहेगा MM का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है MM का, मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स। ठीक है, और रीजनेबल अश्योरेंस क्या है, हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बट नॉट अ कंप्लीट गारंटी। ऑडिटर shall always give a reasonable assurance and not absolute assurance। डन हो गया, नोटिंग हो गया सब लोगों का। डन। रीजनेबल अश्योरेंस एंड एब्सोल्यूट अश्योरेंस, ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये ऊपर ऑब्जेक्टिव्स में से ही निकल के आए हैं। तो बेसिकली हमने जो दो ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे पढ़े हैं वो किस ऐसे के अकॉर्डिंग है, ऐसे 200। और ऐसे का नेम क्या है यहाँ पे, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ independent auditor and conduct of audit in accordance with essays। ठीक है, तो ये पूरा हेडिंग है और इसमें दो हमने अभी भी ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं। पहला हमने पढ़ा कि उसको रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करना है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल फ्री फ्रॉम एमएम है या नहीं है, एंड दूसरा कि उसको रिपोर्टिंग करना है एंड कम्युनिकेट करना है अकॉर्डिंग टू दी एसेज। फाइन। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे स्कोप के ऊपर। हाँ, ऑडिट का स्कोप लिखेंगे हम, स्कोप ऑफ ऑडिट। ठीक है, इसमें दो पार्ट्स बनाओगे आप लोग, इसका चार्ट बना रहे हैं हम लोग। एक तरफ हम लिखेंगे उसमें क्या इंक्लूडेड है, व्हाट इज इंक्लूडेड, या फिर ऐसे लिखो इसको, व्हाट इट इंक्लूड्स, व्हाट इट इंक्लूड्स। एंड नेक्स्ट हम लिखेंगे व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड, कि क्या इसमें इंक्लूडेड रहेगा और क्या इसमें इंक्लूडेड नहीं रहेगा। ठीक है, इससे हमें पता चलेगा कि ऑडिटर का जो स्कोप है वो इसमें क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स
ऑफ एन एंटिटी के सारे एस्पेक्ट्स। अच्छा, कौन से एस्पेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे? ऑल एस्पेक्ट्स का मतलब क्या है? पेंसिल से लिखोगे आप, वो सारे एस्पेक्ट्स जो किससे रेलेवेंट हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रेलेवेंट हैं, रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो सारे एस्पेक्ट्स जो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रेलेवेंट होते हैं, उन सारे एस्पेक्ट्स को हमें यहाँ पे क्या करना है? चेक करना है। तो वो पूरा कवरेज जो है वो ऑडिटिंग के अंदर इंक्लूडेड रहता है। नेक्स्ट, सेकंड, reliability and sufficiency of financial इंफॉर्मेशन। सेकंड ये पॉइंट है यहाँ पे, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो देखो, ऑडिटर जो है वो ऑडिट करके अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा, और ओपिनियन किस चीज पे एक्सप्रेस करेगा, मतलब उसको किस चीज को लेकर, सिर्फ अकाउंट्स वगैरह चेक नहीं करने हैं, उसको चेक करने के बाद ये भी मेक श्योर करना है कि वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? रिलायबल होनी चाहिए, यानी ट्रस्ट वर्दी। और कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रस्ट वर्दी कब बनती है? जब वो एक्यूरेटली रिकॉर्डेड होती है, ठीक है, जब वो सारे फिगर्स एकदम एक्यूरेट हैं, कैलकुलेशंस जब परफेक्ट होती हैं, तब हम उनके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। और जब हम ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं तो उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिलायबिलिटी जो है वो इंक्रीज्ड होगा। ओके, तो रिलायबिलिटी वर्ड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? ट्रस्ट। ओके, एंड सफिशिएंसी का मतलब क्या है? हम लोग बात कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन जितना लॉ में रिक्वायर्ड है, कंपनीज एक्ट का जो स्केड्यूल है, जिसमें हमें लिखा हुआ है कि कैसे बैलेंस शीट, पीएनएल बनाना है, या और भी जो भी रिकॉर्ड्स हम लोग मेंटेन करते हैं एज पर द स्टैंडर्ड्स या फिर एज पर द कंपनीज एक्ट, वो सब सफिशिएंट इनफ है या नहीं है? जितना हमने आपको मेंटेन करने के लिए कहा था, जो जो रजिस्टर्स, जो जो अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए कहे थे, वो सारे कंपनी ने किए या नहीं किए? तो इस चीज को लेकर के भी ऑडिटर को क्या करना है? अपना स्कोप रखना है, मतलब चेकिंग करनी है इन चीजों के बारे में भी। ओके, तो सफिशिएंसी का मतलब हम किस टर्म्स में पढ़ रहे हैं? हम क्वांटिटी के टर्म्स में पढ़ रहे हैं। ओके, ये चीज ध्यान रखेंगे हम लोग। सफिशिएंसी का मतलब क्या है? इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी हमारा इंफॉर्मेशन सफिशिएंट होना चाहिए, जितना लॉ ने कहा है हमने उतना ही बनाया है या नहीं बनाया है। रिलायबिलिटी का मतलब वो क्या होना चाहिए? ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। और कोई भी चीज ट्रस्ट वर्दी कब बनती है? जब वो एक्यूरेट होती है, सही होती है। ओके, तो ऑडिटर को इन दोनों चीजों के ऊपर अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं फिर इसमें स्कोप के अंदर थर्ड पॉइंट जो है वो आप लोग लिखो, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यानी कि इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपरली डिस्क्लोज करी गई है। प्रॉपर डिस्क्लोजर का मतलब क्या है? वो किसके अकॉर्डिंग डिस्क्लोज करी गई है? एक तो जो हमारा स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी जो हमारी लॉ की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके हिसाब से प्रॉपर डिस्क्लोजर हुआ है या नहीं हुआ है। अकाउंटिंग पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए आपने प्रॉपर डिस्क्लोजर्स दिए हैं या नहीं, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर डिस्क्लोजर्स हैं या नहीं है। तो प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ब्रैकेट में आप लिखोगे एज पर कंपनीज एक्ट 2013, कॉमा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉमा अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, इन सब चीजों के अकॉर्डिंग प्रॉपर डिस्क्लोजर्स दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं, उस चीज को लेकर के ऑडिटर को खुद को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। फाइन, तो ये जो है हम लोगों ने यहाँ पे टोटल अभी कितने पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए? हम लोगों ने कितने पॉइंट्स हो गए? टोटल 3 पॉइंट्स हो गए। स्कोप में व्हाट इट इंक्लूड्स, सबसे पहले हमने देखा सारे एस्पेक्ट्स हमें चेक करने हैं, बट सारे एस्पेक्ट्स किस चीज से रिलेटेड होने चाहिए? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट, ऑडिटर किस चीज को लेकर के खुद को सेटिस्फाई करेगा? रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। रिलायबिलिटी यानी वो क्या होनी चाहिए? ट्रस्ट वर्दी होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। एंड सफिशिएंसी का मतलब क्या है यहाँ पे? इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, जितने रिकॉर्ड्स, जितने रजिस्टर्स हमें मेंटेन करने हैं एज पर द लॉ, वो मेंटेन है या नहीं है। एंड थर्ड पॉइंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का प्रॉपर डिस्क्लोजर
ऑर्डर दिया है या नहीं दिया है, जो कहाँ पे रिक्वायर्ड है, लॉ में रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इन चीजों को लेकर के हमें क्या करना है, खुद को सेटिस्फाई करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमने स्कोप के अंदर लिखा था, व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या चीजें ऑडिटर के परव्यू से बाहर हैं, वो उसमें इंक्लूडेड नहीं रहेंगी। इसमें आप लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करना और प्रेजेंट करना, ये चीज मैं आपको अभी क्लास जब से स्टार्ट हुई तब से बोल रही हूँ। ऑडिटर का काम अकाउंट्स बनाना नहीं है, उसका काम क्या है, सिर्फ उन अकाउंट्स को आकर के चेक करना है। राइट, फिर अकाउंट्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वो मैनेजमेंट की है, कंपनी के अकाउंटेंट्स की है। सेकंड, इसमें क्या इंक्लूडेड नहीं रहेगा, इन्वेस्टिगेशन। अब ऑडिट में और इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, जो ऑडिट है उसका स्कोप और इन्वेस्टिगेशन का अगर मैं स्कोप कहूं तो वो कंप्लीटली एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, कैसे डिफरेंट है, देखो ऑडिट जो है ना, वो ऑडिटर कभी भी नेगेटिव माइंडसेट के साथ नहीं करता है। हम सिर्फ जनरली चेक करने जा रहे हैं कि कंपनी के स्टेटमेंट्स जो है कहीं मिस स्टेटेड तो नहीं है, कहीं कोई एरर्स या फ्रॉड्स तो नहीं है। सिंपल, जस्ट अ बेसिक चेकिंग विद नॉट हैविंग अ सस्पिशन इन योर माइंड। शक नहीं होता है दिमाग में कि यहाँ पे फ्रॉड हुआ होगा, मुझे सबूत इकट्ठे करने हैं, हम इस इरादे से नहीं जा रहे हैं। बट इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, पहले जब ऑडिट हुआ, ऑडिट के अंदर ऑडिटर को फ्रॉड्स मिले हैं, कंपनी में बहुत बड़े बड़े लेवल के फ्रॉड्स एग्जिस्ट करते हैं, फिर वो उन फ्रॉड्स के बारे में रिपोर्टिंग करेगा और तब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है कंपनी के खिलाफ। तो इन्वेस्टिगेशन एक नेगेटिव प्रोसेस है, जबकि ऑडिट कभी भी नेगेटिव प्रोसेस नहीं होता है, ये हमेशा पॉजिटिव है, लॉ का रिक्वायरमेंट है, हम हर साल करते हैं और बेसिक चेकिंग करते हैं। हम उसके अंदर एविडेंसेस कलेक्ट नहीं करेंगे कि उन एविडेंसेस को, सबूतों को कोर्ट में प्रेजेंट करना है या ये सब करना है, नहीं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन का पर्पस हमेशा क्या होता है, एविडेंस कलेक्ट करना, कौन दोषी है, किसने फ्रॉड किया है, ये पता लगाना हमारा इन्वेस्टिगेशन का पर्पस होता है। ठीक है, तो अगर मैं स्कोप की बात करूं तो स्कोप जो है वो इन्वेस्टिगेशन का नैरो है, बिकॉज ये हर साल नहीं होती है, कभी कभी हम करवाते हैं इन्वेस्टिगेशन, अगर कभी भी इस टाइप का कोई इवेंट हमें पता लगता है। ऑडिट तो रूटीन नेचर का काम है, हमें हर साल करना है, तो ऑडिट का स्कोप जो है वो ज्यादा वाइडर हो गया। तो इन्वेस्टिगेशन के पावर्स कभी भी ऑडिटर के पास नहीं होते हैं। थर्ड पॉइंट, genuineness of documents cannot be authenticated by ऑडिटर। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, ऑडिटर जो है वो डॉक्यूमेंट्स का जेन्युइननेस कभी भी ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता। अच्छा, कहने का क्या मतलब, कोई भी डॉक्यूमेंट कंपनी ने बनाया है, कंपनी ने प्रोवाइड किया है, ऑडिटर कंफर्मेशन दे रहा है कि डॉक्यूमेंट एकदम जेन्युइन है, 100% गारंटी जैसा नहीं हो गया ये? डोंट यू थिंक ये चीज सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट एश्योरेंस है? अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट का ऑथेंटिकेशन कर रहे हो, मतलब आप सिग्नेचर करके कंफर्म कर रहे हो कि कंपनी ने इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो लिखा है वो सब एकदम सच है, एकदम ट्रू एंड करेक्ट चीजें इसमें लिखी गई हैं, तो इसका क्या मतलब है, आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे रहे हो। और क्या ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस देता है क्या? नहीं देता है। तो तुम्हें ऐसे कभी भी किसी भी डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस पे आपको ऑथेंटिकेशन नहीं देना है। जेन्युइननेस मतलब ये डॉक्यूमेंट सच में ओरिजिनल है या नहीं है, उसमें जो फैक्ट्स लिखे हुए हैं वो ट्रू एंड करेक्ट है या नहीं है, वो जेन्युइन है या नहीं है, इस चीज को लेकर के आपको कभी भी सर्टिफिकेशन नहीं देना है, ये ध्यान रखना। क्योंकि
मैंने तुम्हें कहा था सीए के साइन की वैल्यू होती है, और गलत की स्टेटमेंट को अगर तुमने ऑथेंटिकेट कर दिया तो साइन तुम्हारा है, फंसोगे कौन? ऑडिटर्स फंसेंगे, तुम फंसोगे। ओके, तो इसीलिए हमें ये सब चीजें इसके परव्यू में नहीं इंक्लूड करनी है। तो मेन हम लोगों ने 3 पॉइंट्स यहाँ पे स्कोप में इंक्लूड किए हैं, और 3 पॉइंट्स जो है वो हमने इसके स्कोप से एक्सक्लूड किए हैं। ये सारे पॉइंटर्स आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गए हैं। क्लियर है क्या? किसी में भी कुछ भी डाउट हो तो अभी बताओ मुझे। कोई डाउट इसके अंदर? नो? ठीक है, तो बेसिकली अभी मैं एक बार रिकॉल करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा आज के इस लेक्चर में। हम लोगों ने सबसे पहले तो ये देखा कि जो ऑडिट वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है। देयर इज अ वर्ड ऑडायर, लैटिन वर्ड है जहां से ये डेवलप हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज हमने इसमें देखी कि ऑडिट की डेफिनेशन क्या होती है। ऑडिट इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, कोई भी एंटिटी हो प्रॉफिट मेकिंग या साइज उसका कुछ भी हो, लीगल फॉर्म कुछ भी हो, उसको ऑडिट करानी है। ऑडिटर का पर्पस ऑडिट के पीछे क्या है? ओपिनियन एक्सप्रेस करना। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में डिफरेंस है। ऑडिटर का काम होता है सिर्फ आकर के चेकिंग करना, वो कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, फिर हमने ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स देखे थे एज पर एसए 200, जिसमें 200 एसए जो है इसका हेडिंग ही बहुत बड़ा सारा था, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। एक इसमें ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं और एक इसमें कंडक्ट के बारे में बताया गया है। हम पहले इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, जिसमें पहला था रीजनेबल अश्योरेंस लेना है और दूसरा था रिपोर्टिंग करना है। ठीक है, फिर हमने नोट के अंदर एक टर्म लिखा रीजनेबल अश्योरेंस एंड एब्सोल्यूट अश्योरेंस। कोई भी ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देता है, वो हमेशा क्या देगा? रीजनेबल अश्योरेंस देगा। ठीक है, मतलब वो कभी भी 100% गारंटी इन मैटर्स पे नहीं लेता है, वो हमेशा लेस देन, मतलब हाई लेवल ऑफ श्योरिटी है बट 100% नहीं है। ठीक है, देन स्कोप में हमने देखा ऑडिटर को क्या क्या काम करना अलाउड है और क्या क्या काम करना उसके लिए अलाउड नहीं है। तो सबसे पहले एंटिटी के सारे एस्पेक्ट्स उसको कवर करने। सारे एस्पेक्ट्स का मतलब क्या हुआ? जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है वो सारे एस्पेक्ट्स उसको चेक करने हैं। दूसरा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी को लेकर के उसको खुद को सेटिस्फाई करना है। एंड तीसरा, प्रॉपर डिस्क्लोजर्स कंपनी कर रही है या नहीं कर रही, इस चीज को लेकर के उसको खुद को सेटिस्फाई करना है। क्या उसमें इंक्लूडेड नहीं है? पहला पॉइंट, ऑडिटर का काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करना नहीं है, प्रिपेयर करना नहीं है। ये काम किसका होता है? कंपनी का, मैनेजमेंट का। सेकंड, इन्वेस्टिगेशन, मैंने बताया तुम्हें इन्वेस्टिगेशन सिर्फ तब करा जाता है जब फ्रॉड्स पाए जाते हैं। अदर देन दैट इन्वेस्टिगेशन रूटीन नेचर का काम नहीं होता है, तो ऑडिटर ये नहीं करता। इसके लिए हम किसको अपॉइंट करते हैं? सीआईडी, सीबीआई, ईडी, ये लेवल के जो एजेंसीज होती हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, वो क्या करती हैं? इन्वेस्टिगेशन करती हैं। थर्ड, किसी भी डॉक्यूमेंट के जेन्युइननेस को ऑडिटर कभी भी सर्टिफाई नहीं करेगा, वो उसको ऑथेंटिकेट कभी भी नहीं करेगा, ये ध्यान रहे। फाइन, विद दिस हम लोगों ने इसका स्कोप भी कंप्लीट कर दिया है। ओके, अब हम इसके आगे का जो कंटेंट है वो अभी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज हम लोगों ने मेनली इसका नेचर, स्कोप, ये सब समझा। अभी तो धीरे धीरे करके हम लोग अपने टेक्निकल टर्म्स भी इंट्रोड्यूस करेंगे जो ऑडिट के प्रोसेस में यूज होते हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि पूरा ऑडिट का प्रोसेस जो है वो कैसे कंडक्ट होता है, और भी जो 3-4 डिफिकल्ट वाली टेक्निकल टर्म्स है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास तक बने रहिए, नोट्स आप सब लोग अपने कंप्लीट जरूर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।